कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम कब्र में पड़ी एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैंग होता है। वो इस समय बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में होती है और उसे जख्मी करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड युआंग ही होता है और युआंग सैंग को कब्र में दफना रहा होता है। ये देखकर सैंग अपनी स्टोरी सभी को बताती है। वो बताती है कि 3 साल पहले उसने युआंग के साथ शादी की थी। इन दोनों के बीच में सारी चीज सही चल रही थी, लेकिन जैसे सैंग प्रेग्नेंट हुई और इस बड़े से न्यूज को उसने युआंग के साथ शेयर किया, युआंग ने उसे जान से मारने की कोशिश की और उसके पीठ में सीधा खंजर घोंप दिया। ये देखकर तो सैंग को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। इसीलिए वो युआंग से पूछती भी है कि उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तब युआंग उसे बताता है कि उसे मुलियांग संप्रदाय के लीडर से ये बात पता चली है कि सैंग का भाग्य बहुत ही अच्छा है। वो एक खास आध्यात्मिक जड़ फेरी फैट के साथ पैदा हुई है, इसलिए जो कोई भी उसे जान से मारेगा उसे 9 स्वर्गों मतलब कि 9 हेवन में जाने का रास्ता मिल जाएगा और वो वहाँ पे जाकर रह सकता है एक पावरफुल पर्सन बनकर। इसलिए उसने सैंग को जान से मारने की कोशिश की थी। ये बात जब सैंग को पता चलती है तब उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो उसे कहती है कि मैंने 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी, इसीलिए तो हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आए थे। हमने एक दूसरे के साथ शादी किया था और अब हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। ये सुनकर युआन कहता है कि ये छोटी छोटी बातें अब मेरे लिए मायने नहीं रखती है, इसीलिए ड्रामा करना बंद करो और शांति से मर जाओ। और हाँ, जाने से पहले मुझे तुमसे एक और चीज भी लेनी है, क्योंकि संप्रदाय के लीडर की बेटे की आंखें नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक अच्छा सा तोहफा दे दूं। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से एक खंजर निकालता है और देखते ही देखते सैंग की दोनों आंखें उससे छीन लेता है। सैंग तड़पती है, उसे छोड़ने के लिए कहती है, उससे मदद मांगती है, लेकिन युआन उसे छोड़ता नहीं है। वो उसकी दोनों आंखें उससे छीन लेता है और वो उसे फिर दफनाने के बाद वो उसे वैसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है, ये सोचते हुए कि वो थोड़ी देर के अंदर पूरी तरीके से मर जाएगी। लेकिन सैंग जिंदा रहती है घायल और पूरी रात उस कब्र में बिताने के बाद भी। अगले दिन हम एक बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो कि सेम जंगल से गुजर रहे होते हैं और अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं। असल में ये बूढ़े पर्सन स्वर्ग के देवदूत होते हैं जो कि स्वर्गीय सम्राट की बेटी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक में आए होते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्वर्गीय सम्राट की बेटी अपनी कुछ अनोखी परीक्षाओं को पूरे करने के लिए नश्वर संसार में आई थी और वो अभी तक वापस नहीं लौटी थी। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए आए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अगर वो स्वर्गीय सम्राट की बेटी को सही सलामत वापस नहीं ले जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। तभी जमीन के अंदर से सैंग अपना हाथ बाहर निकाल देती है और देवदूत के पैर को पकड़ लेती है, जिसे देखकर देवदूत डर जाता है। लेकिन दूसरे ही पल जब बोट पे वो सैंग का नाम देखता है वो घबरा जाता है और कब्र को खोदना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद जब वो कब्र को पूरी तरीके से खोद देता है और सैंग को देखता है तब वो पता नहीं क्यों सैंग को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है। वो उसे कब्र से बाहर निकालता है और कहता है कि आपके साथ ये सारी चीजें किसने की। सैंग उस स्वर्गीय देवदूत को पहचान लेती है और पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर देवदूत उससे कहता है कि मेरे बारे में छोड़ो, आपकी ये हालत किसने की, पहले मुझे उस शख्स के बारे में बताओ। और आपकी याददाश्त वापस लौट गई। तभी सैन अपनी यादों के बारे में सोचने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि सैन कोई आम इंसान नहीं बल्कि स्वर्गीय सम्राट की प्यारी बेटी होती है। सम्राट ने उसे पृथ्वी लोक पे जाने से और परीक्षा को पार करने से पहले ही मना किया होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नश्वर संसार कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए प्रिंस भी सम्राट का ही साथ दे रहे होते हैं और दोनों मिलकर सैंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सैंग, जिसका असली नाम साओ होता है, वो नश्वर संसार देखना चाहती थी और अपनी परीक्षाओं को बिना किसी की मदद के पार करना चाहती थी। इसीलिए वो नश्वर संसार आने का फैसला कर लेती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि नश्वर संसार में आने के बाद उसकी याददाश्त जो कि 9 स्वर्गों के साथ जुड़ी हुई है वो यादें खत्म हो जाएंगी जब तक कि वो अपनी परीक्षा को पार नहीं कर लेती है, या फिर यादें अपने आप उसे याद नहीं आती है। और यहाँ पे इतना बड़ा हादसा होने की वजह से उससे सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर देवदूत उसकी इस हालत को देखते हुए पूछते हैं कि आपकी ये हालत किसने की। तब सैंग अपने बारे में बताती है और साथ ही युआंग के बारे में भी बताती है और तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है। इसलिए वो देवदूत से अपने बच्चे के बारे में जाँच करने के लिए कहती है। देवदूत जैसे ही उसके नब्ज को चेक करता है उसे पता चलता है कि बच्चा मर गया है। सैंग अपने बच्चे के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी उसके पास से एक छोटा सा सॉक्स गिरता है जिसे वो अपने बच्चे के लिए बना रही थी और उसे छूते हुए उसे अपने वो दिन याद आने लगते हैं जब वो याओ के साथ एक ऐसे प्यार के रिश्ते में बंधी थी जिसे देखकर उसे ऐसा लगता था कि ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और दूसरे ही पल कैसे उसके प्यार ने उसे धोखा दे दिया था और उसे किस तरीके से मारकर उसे तड़पते हुए छोड़कर भी चला गया था, सिर्फ और सिर्फ शक्तियों के लिए और अपने पद को बढ़ाने के लिए। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि जिस इंसान ने उसकी हर एक खुशियाँ उससे छीन ली, उसके बच्चे की दुनिया में आने से पहले ही उसकी दुनिया को उजाड़ दिया, उसकी आंखें छीनने की कोशिश की, वो भी किसी दूसरी महिला के लिए। इसीलिए उसने अपने दिल के हर एक कोने से प्यार के हर एक कण को बाहर निकाल दिया और अपने आप से ये वादा किया कि वो याओ के झोली में किसी प्रकार की खुशियाँ को आने नहीं देगी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तब देवदूत उसे रुकता है और पूछता है कि आप कहाँ से आ रही हो। सैंग उसे बताती है कि मुलियांग पर्वत पे बसा मुलियांग संप्रदाय में जा रही है, क्योंकि 3 दिन बाद वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे उस संप्रदाय
संप्रदाय में शामिल होने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका होगा कि वहाँ पे मैं जाकर युआन की इज्जत को तार तार कर दूं, क्योंकि मुझे उससे आध्यात्मिक जड़ भी छीननी है और उसके असली चेहरे को सबके सामने लाना है। इसलिए वो गुस्से में ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर देवदूत उसके लिए काफी ज्यादा वॉरिड हो रहा होता है। वो कहता है कि इसमें तो हमारी प्रिंसेस के पास उनकी आंखें भी नहीं है, आखिर वो अपना बदला कैसे लेंगी। मुझे इन सारी चीजों के बारे में जाकर स्वर्गीय सम्राट को और प्रिंस को बताना होगा। ऐसा कहते हुए वो 9 स्वर्ग वाले हेवन में चला जाता है। यहाँ पे जाने के बाद वो सारी बातें सबको बता देता है। ये सुनकर प्रिंस अपनी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और स्वर्गीय सम्राट मतलब कि अपने पिता से नश्वर संसार में आने का परमिशन मांगता है। ये सुनकर स्वर्गीय सम्राट भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो इसमें धैर्य से काम लेते हैं। वो कहते हैं कि वुलियांग संप्रदाय बाकी संप्रदाय से बहुत ही ज्यादा अलग है, इसलिए उसके साथ कुछ भी करने से पहले हमें सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। अगले सीन में हम वुलियांग संप्रदाय को ही देखते हैं, जो कि 9 स्वर्ग वाले हेवन से थोड़ा सा ही नीचे होता है, लेकिन इंसानी दुनिया में उसका बोलबाला बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंसानी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर संप्रदाय होता है। जितने भी स्टूडेंट इस संप्रदाय में आ रहे होते हैं वो इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इस संप्रदाय का दरवाजा साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ के एक इंसान के लिए स्पेशली इस दरवाजे को खोला गया था, और वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही जल्द 9 स्वर्ग वाले हेवन में भी जाने वाला है, क्योंकि उसने कुलिंग संप्रदाय की इकलौती बेटी चू की मदद की थी। काफी समय से संप्रदाय के लीडर की बेटी चू अंधी थी, जो कुछ भी देख नहीं पाती थी, और उस नौजवान ने उनकी मदद की थी। इसीलिए चू उस पर्सन को पसंद भी करने लगी, और कहा जा रहा है कि शायद उस पर्सन की उसके साथ शादी भी हो सकती है। वैसे हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए अच्छी सीट नहीं मिलेगी और हमें सारी चीज देखने का मौका खो देंगे। ऐसा कहते हुए सभी लोग जाने लगते हैं। सबके साथ सैन भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सैन कमजोर है। इसीलिए वो सैन को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे सीखने के लिए आने वाले स्टूडेंट ही नहीं बल्कि देखने के लिए आने वाले ग्राहक भी ताकतवर होते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और ऊपर से तुम्हारी आंखें भी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन सैन यहाँ से जाती नहीं है, इसीलिए वो लोग उसे मारने की और यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैन उल्टा उन पे ही भारी पड़ जाती है। दोनों लड़कों को वो अच्छी तरीके से सबक सिखाती है और बिना किसी प्रॉब्लम के वो अंदर चली जाती है। उसके जाते ही पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट को कहता है कि जाकर इसके बारे में मास्टर को बुलाओ, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं होती है कि वो खड़ा होकर जाकर अपने मास्टर को इन सारी चीजों के बारे में जाकर बता पाए। दूसरी तरफ हम काफी सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कंपटीशन के लिए आए होते हैं, और तभी यहाँ पे युआंग भी आ जाता है। युआंग को देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी बढ़ चढ़ के तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे युआंग की इज्जत काफी ज्यादा होती है और सभी स्टूडेंट उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि युआंग ने ही उनके मास्टर की बेटी की जान बचाई है। इसलिए सभी लोग उसे काफी अच्छी तरीके से पेश आ रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि वो बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। इसलिए सभी लोग मिलकर युआंग को बधाई दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पे चुआ आती है और युआंग को बताती है कि स्वर्गीय सम्राट के बेटे प्रिंस भी आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए, और मेरे पिताजी आपको बहुत ही जल्द यहाँ के नेता भी बनाने वाले हैं। ये सारी चीज सुनकर वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोचता है कि अगर मैंने सैंग को जान से नहीं मारा होता तो मुझे ये सारी चीज बिल्कुल भी नहीं मिलती। मैंने उसे मारकर बहुत ही अच्छा किया। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी सामने से सैंग भी यहाँ पे आ जाती है। जैसे उसकी नजर सैंग पे पड़ती है वो घबरा जाता है और उसके बारे में किसी को भी कुछ भी ना पता चले, इसलिए फौरन वो उसके पास बात करने के लिए चला जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो और तुम कैसे बच गई। अगर बच भी गई तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा मार दूंगा। इसी बातें सुनने के बाद भी सैंग बिल्कुल भी नहीं डरती है और उसके सामने खड़ी रहती है और कहती है कि आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर ही रहूंगी। ये बातें सुनकर सभी उससे पूछने लगते हैं कि बताओ ये सामने वाली लड़की कौन है। तब सबसे पहले वो उसे जानने से साफ साफ मना ही कर देता है। वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। फिर जब लोगों का दबाव पड़ने लगता है कि आखिर वो तुम्हें कैसे जानती है, तो वो एक झूठी सी कहानी बनाता है। वो कहता है कि जहाँ पे मैं रहता था वहीं पे ये लड़की भी रहती थी और ये एक विधवा है, इसीलिए हमेशा ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। शायद मैं इसे पसंद हूँ, इसलिए मेरा पीछा करते करते यहाँ पे भी पहुँच गई है। ये सुनकर तो सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी सैन अपनी आंखों की गर्माहट को महसूस कर लेती है और चू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ के संप्रदाय की बेटी ही होगी। किसी अंधे इंसान से ऐसी बातें सुनकर तो चू शौक घुसाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। सैन कहती है कि मैं अपनी चीजों से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाती हूँ ना, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में पता है। वैसे तुम सब जानते हो कि ये इंसान जो खड़ा है वो कौन है। इसने मुझे दफनाने की कोशिश की, मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, और इतना करने के बाद भी जब इसका पेट नहीं भरा तब ये यहाँ पे आ गया दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए। अब अचानक से ऐसी बातें सुनकर तो सभी सुन पड़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सभी सैन को झूठा कहने लगते हैं और कहते हैं कि शायद वो पागल होगी, इसीलिए वो युआंग का पीछा करते करते यहाँ पे पहुँच गई है। इसलिए अब कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा होता है और सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। सैन चू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ जो ऐसे ही इतनी दूर आ जाऊंगी। ये सुनकर चू कहती है कि हाँ तुम पागल हो और तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने ही काटा है जो कि तुम यहाँ पर आकर ऐसी ऐसी बातें कर रही हो। ये सुनकर सैन कहती है कि तुम्हारी कुछ तो बातें सही हैं, मुझे एक पागल कुत्ते ने तो काटा था, उसका नाम
नाम युआंग था, उसने मेरी दोनों आंखें मुझसे छीन ली और यहाँ पे लाकर तुम्हें दे दिया। चू को सैन की बातें में कुछ सच्चाई नजर आती है, इसलिए वो यांग से पूछती है कि बताओ ये सच है, क्या ये आंखें उसकी हैं? युआन कहता है कि हाँ ये तो आंखें उसकी है, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से ये बात भी झुटलाने लगता है। वो कहता है कि माना कि ये आंखें उसकी है, लेकिन उसने मेरे ऊपर दबाव डाला था। उसने कहा था कि ये आंखें ले जाकर तुम्हें दे दो और मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था, इसीलिए मैंने उसकी बातों को नहीं डाला। ये सुनकर सैन कहती है कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा बेशरम हो सकते हो और तुम्हारे साथ ये भी हो सकती है। ये सुनकर सभी लोग इन दोनों का ही साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि युआन ने सही कहा था, ये विधवा लड़की ऐसा लग रहा है कि ये मर्दों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए यहाँ पे आकर ये ड्रामा कर रही है, इसे यहाँ से धक्के देकर भगा देना चाहिए। ये सुनकर सैन कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों को मुझे लौटा दिया जाए। और वो चू की तरफ इशारा करती है, लेकिन चू आंखें देने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे ये उपहार में मिला है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लोग भी चू का ही समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो आम से दिखने वाली लड़की हो, तुम्हें कहीं पे जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, घर पे खाना ही पकाना है। और चू को देखो, वो एक योद्धा है, उसे पूरी दुनिया की सैर करनी है, इसीलिए तुम इसका धन्यवाद दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि चू की वजह से तुम्हारी आंखों को घूमने का मौका मिल जाएगा और तुम्हारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये बात सैन को अच्छा नहीं लगती है और जिसने भी ये बात बोली होती है वो उसे अपने मैजिक से सबक सिखाने लगती है। वो उनका गला घोटने लगती है और कहती है कि ये बात कैसी लगेगी अगर मैं तुम दोनों की आंखें ले लूं और तुम में से किसी एक की आंखें मैं तुम्हारी प्यारी बहना को दे दूं, तो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ना। क्या कहते हो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा कहते हुए वो उन्हें चोट पहुंचा रही होती है, तभी बीच में चू आ जाती है और उन्हें बचा लेती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती है, तुम इस तरीके से किसी की जान कैसे ले सकती हो। सैन कहती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा है और जो कुछ भी मैं किसी के साथ कर रही हूँ वो गलत है। इस इंसान से मैंने 3 साल पहले शादी की थी, इसके साथ मैंने अपनी हर एक खुशियाँ बांटी थी, लेकिन इसने मेरी आंखों को ही मुझसे छीन लिया। इसलिए जो भी दर्द उसने मुझे दिया है वो सारे दर्द उसे भी मिलेंगे। और तुम्हें अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है कि हम शादीशुदा हैं, तो तुम उसकी बॉडी को भी चेक कर सकती हो। मैं बता सकती हूँ कि उसके कौन सी बॉडी पे कौन सा तिल है, कितना तिल है और कहाँ तिल है। ऐसी बातें सुनकर तो युआंग को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसका पोल खुल जाएगा, इसलिए वो अचानक से सैन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक हमला करने के बाद भी वो सैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और सैन उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सबक भी सिखा देती है। अब अचानक हमला करने की वजह से एक बार लोग युआन पे शक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो चू से कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो लड़की झूठ बोल रही है। और चू भी पागल लड़की सिर्फ और सिर्फ युआन की बातों पे ही भरोसा कर रही होती है। वो जैसा कह रहा होता है वो ऐसा मान भी लेती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बात पे ही भरोसा है, इस लड़की को तो सबक मैं सिखाऊंगी। इसके बाद वो उसके साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अंधी हो, तुम घायल हो या फिर तुम कहाँ से आई हो, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट सकती हो। ऐसा कहती हुई वो फुल एटीट्यूड के साथ सैंग पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सैंग इसे भी सिर्फ एक ही वार से सबक सिखा देती है, जिस वजह से इसकी भी हालत खराब हो जाती है। युआंग उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। बाकी लोग तो सैंग की कौशल को देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा कौशल तो उन्होंने आज तक पृथ्वी लोक पे कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये कौशल तो 9 स्वर्ग वाले हेवन गॉड की है और इस कौशल को यहाँ पे देखना लगभग नामुमकिन है। आखिर इस लड़की ने ये सारी चीजें कैसे सीखी होगी? क्या ये 9 हेवन की गॉड है? क्योंकि ये नश्वर संसार की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ये सुनकर युआंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इसके साथ कई साल बिताया है। इसे खाना पकाने, कपड़े धोने और घर की साफ सफाई के अलावा थोड़ी बहुत जादू आती है। आखिर ये सारी चीजें ऐसे कैसे कर सकती है? ये कोई भगवान नहीं है। और फिर चू और युआन दोनों मिलकर एक बार फिर से इसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ताकि वो इस बात को साबित कर सके कि ये कोई गॉड नहीं है। लेकिन ये दोनों अपनी शक्तियां मिलाने के बाद भी एक साथ सैन पे हमला करने के बावजूद भी सैन के सामने कुछ सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाते हैं और हार जाते हैं। इसके बाद सैन चू से अपनी आंखें लेने के लिए आगे बढ़ती है और उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन एक शक्ति उसे रोक लेती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चू के पिता और इस संप्रदाय के लीडर ऐसा आते हैं, जो कि सैन को उसकी आंखें लेने से उसे रोक देते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर आकर ये तमाशा क्यों कर रही हो। लेकिन जब वो सैन की तरफ देखकर बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने इसे कहीं पे देखा है। सैन तो उनकी आवाज से ही उन्हें पहचान लेती है और फिर वो युआंग के बारे में बात करती है। वो कहती है कि इस इंसान ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरे बच्चे को तो जान से मार ही डाला, और आपकी बेटी ने मेरी आंख चुराई है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आकर तमाशा कर रही हूँ। मुझे अपनी चीजें वापस चाहिए, जिसे लेकर मैं यहाँ से जा सकती हूँ। ये सुनकर लीडर कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हुई है? सैन कहती है कि मेरा जिंदा होना ही सबूत है, मेरे बॉडी पे जो जख्म है, जो घाव है, वो इस बात के सबूत है। लेकिन संप्रदाय का लीडर सैन की बातों पे भरोसा करने से साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर सैन उसे डायरेक्टली कहती है कि क्या तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? और फिर वो लीडर का डायरेक्टली नाम ले लेती है, जो कि ये सुनकर तो लीडर भी सुन पड़ जाता है और कहता है कि आखिर मैं इसे पहचान क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैंने इसे देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। और तभी यहाँ पे बाहर से भागते हुए एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है, जो कि सैन के बारे में बताता है कि सैन ने बाहर किसी को मारने की कोशिश की थी और वो अपने आप को 9 हेवन से आई हुई बता रही है। जो कि ये सुनकर कोई भी इसकी बातों पे विश्वास नहीं
करते हैं। सभी इसे धोखेबाज समझते हैं और इसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा झूठी है। इसने तो पहले ये कहा था कि ये युआंग की पत्नी है, इसका बच्चा है, और अब ये अपने आप को बता रही है कि ये 9 हेवन से आई हुई है। आखिर इसके किस झूठ पे हमें विश्वास करना चाहिए? इनकी बातें सुनकर सैन संप्रदाय के लीडर से कहती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? 300 साल पहले हम दोनों मिले थे और तुम यहाँ के लीडर कैसे बन गए थे? क्या तुम वो सारी बातें भूल गए हो? तभी लीडर अपने पुराने समय के बारे में सोचता है, जहाँ पे हम लीडर के बचपन को देखते हैं। जब वो छोटा होता है तब संप्रदाय के लोग उसके साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आते थे और उसे संप्रदाय के अंदर भाग लेने से मना करते थे। उसे कुछ भी नहीं सिखाते थे, उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करते थे, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि वो छोटा था। लेकिन सैन से ये सारी चीज देखी नहीं जाती थी, इसलिए वो पृथ्वी लोक पर आकर उसकी मदद करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब संप्रदाय के लोग तुम्हें अपने संप्रदाय में शामिल नहीं करते हैं तो मैं तुम्हारे लिए ही एक नया संप्रदाय बना देती हूँ। मैं तुम्हें कई तरह के कौशल भी सिखाऊंगी ताकि तुम आगे चल के अपने जैसे लोगों की मदद कर सको। लेकिन अभी भी लीडर सैन पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो उसे अच्छी तरीके से पहचान नहीं पा रहा था और बाकी के लोग भी इस बात पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी इस संप्रदाय के जड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए वो उससे सबूत मांगते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले तुम अपना युआंग के साथ रिश्ता साबित करो, उसके बाद हम तुम पे भरोसा करना शुरू करेंगे। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मेरे पास सबूत है, मैं साबित कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं चू से अपनी आंखें छीन लूंगी। ऐसा कहने के बाद वो लूटेड मिरर के बारे में बात करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिरर होता है। वो किसी के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यहाँ तक कि हर एक सच्चाई को भी अपने आईने में दिखा सकता है। इसीलिए वो अपना तलवार छोड़ देती है और जादुई तरीके से उस मिरर को बुलाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो मैजिक करने लगती है और ध्यान लगाने लगती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जब कुछ भी नहीं होता है तब लोग उसे जज करने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़की से कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे आकर सिर्फ ड्रामा ही कर रही है। किसी को भी भरोसा नहीं होता है कि सैन अपने आप को साबित कर सकती है या फिर उसके पास कोई भी मैजिकल पावर है या फिर उसकी कोई भी बातें सच्ची है। लेकिन तभी अचानक से आसमान पूरी तरीके से काला पड़ जाता है, काफी डरावना मौसम हो जाता है और उसी मौसम में लूटर मिरर सबके सामने आ जाता है। वो उसे एक्टिवेट भी कर देती है और सच्चाई दिखाई देने लगती है, जहाँ पे सभी लोग देख पा रहे होते हैं कि किस तरीके से युआन ने सैन को मारने के बाद उसे जिंदा कब्र में दफना दिया और बिना किसी पछतावे के साथ मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आ गया। सभी जब युआन की सच्चाई देखते हैं तब वो कहते हैं कि वो कितना ज्यादा बेशरम है। उसने अपने ही हाथों से अपनी वाइफ और अपने बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। आखिर कोई उसके साथ कैसे रह सकता है? युआन भी डर रहा होता है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई, लेकिन लीडर बहुत ही शांत होता है और सारी चीजें देख रहा होता है। ये सब कुछ देखकर उसे पता चल जाता है कि सामने खड़ी लड़की सच में उसकी गुरु है, लेकिन वो ये सच्चाई जानने के बाद भी किसी के सामने लाना नहीं चाहता था। वो सैन को झूठा साबित करने की कोशिश करने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर सैन की सच्चाई सामने आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि वो कौन है, तब संप्रदाय के लीडर को अपनी बेटी की आंखों को उसे देना होगा। इसीलिए वो सबके सामने झूठ बोलता है और कहता है कि ये तो लूटर मिरर है ही नहीं, ये इसी तरीके से सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। अपने गुरु की बातें सुनकर तो सभी लोग अपने गुरु पे ही विश्वास करते हैं और सैन को नकली कहने लगते हैं। और युआन तो इन सारी चीज से बाहर आकर काफी खुश होता है और लीडर का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सभी लोग सैन पे काफी गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि सैन की वजह से उनका काफी समय बर्बाद हो गया है, इसीलिए उसे जान से मार देना चाहिए। अब इतना समय इंतजार करने के बाद सैन को भी पता चल गया होता है कि संप्रदाय के लीडर को उसके बारे में पता है, लेकिन वो अब जानबूझकर उसकी सच्चाई सामने आने से रुक रहा है। इसीलिए वो उसे लास्ट बार वार्न करती है। वो कहती है कि अच्छा होगा कि पहले ही गलती मानकर सजा के लिए रेडी हो जाओ। जिसपे संप्रदाय का लीडर रिएक्ट करते हुए कहता है कि अब मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, इसलिए मुझे ये बताना बंद करो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सभी सैनिकों के साथ अपनी बेटी और युआन के साथ एक साथ सैन पे हमला करने का प्लान बनाता है और सभी मिलकर सैन पे एक साथ हमला करते हैं। सैन भी अकेले ही सबको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से युआन और चू धोखे से उसके पास आते हैं और जैसे वो चू को रुकने वाली होती है, युआन उसके पेट में खंजर मार देता है और काफी खुश होता है। ये सारी चीजें देखकर संप्रदाय का लीडर हिमन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि जब तक तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ तुम्हें वापस नहीं मिल जाती है और तुम्हारी आंखें तुम्हें वापस नहीं मिल जाती है, तब तक तुम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और मैं तुम्हें आसानी से मार भी सकता हूँ और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा सोचते हुए वो सबको एक बार फिर से सैन के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। सैन कमजोर होती है, उसकी पूरी शक्तियां भी उसके पास नहीं होती है और सभी लोग एक साथ ही उस पर हमला कर रहे होते हैं, इसलिए सैन उससे बच नहीं पाती है। वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और हारने लगती है और यही मौका देखते हुए संप्रदाय का लीडर उसे धीरे धीरे अपने शक्तियों के अंदर जकड़ने लगता है। फिर संप्रदाय के लीडर सभी तलवारों को अपनी शक्ति से एकत्रित कर लेते हैं और सैन के चारों तरफ उसे छोड़ देते हैं और फिर सभी तलवार एक एक करके सैन के पूरे जिस्म को तार तार कर देती है। इस हमले से सैन पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाती है और वो हार जाती है। ये देखकर संप्रदाय का लीडर अपनी शक्तियों से उसका गला घोटने की भी कोशिश करता है और काफी खुश भी होता है उसे इस तरीके से मरता हुआ देखकर, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसकी बेटी की आंखें उसके पास हमेशा रहेंगी। ये देखकर सबको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए
इसलिए वो जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी आसमान से एक तेज से सुनहरी रोशनी उसके पास आती है और जैसे सभी लोग सुनहरी रोशनी को देखते हैं, वो सुनहरी रोशनी 9 हेवन प्रिंस की होती है। वो यहाँ पे आते ही अपने बहन का सहारा बनता है और उसकी ये हालत देखकर वो काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जिसने 9 हेवन के प्रिंसेस की हालत ऐसी कर दी, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए वो 9 हेवन के गार्ड्स को बुला लेता है और पूरे पर्वत को घेर देता है। थोड़ी देर के अंदर चारों तरफ से गार्ड आ जाते हैं और पूरे पर्वत को पहले घेर देते हैं ताकि यहाँ से कोई भाग के न जाए। इसके बाद प्रिंस अपनी ऊर्जा से सैंग को ठीक करता है और जैसे वो उसकी आंखें देखता है, वो उसकी आंखों के बारे में पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया। सैन अपने बारे में बताती है कि उसके साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा था। ये सुनकर तो प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो चू की तरफ देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी आंखें सैंग की है, इसीलिए वो उसे एक पल में ही अपने पास खींच लेता है और अपनी शक्तियों से उसका गला घोटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन की आंखें चुराई। चू माफी मांगती है और कहती है कि इन सारी चीजों में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपकी बहन की आंखें नहीं चुराई। लेकिन प्रिंस उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता है। फिर सैन अपने भाई से कहती है कि इससे छोड़ो, इससे तो मुझे बदला लेना है और मुझे इससे अपनी आंखें भी लेनी है। इसलिए प्रिंस छोड़ देता है, लेकिन वो मौका देखते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस उसे फिर से पकड़ लेता है। वो चीखती चिल्लाती है और इन सबसे माफी मांगती है। साथ ही वो अपने पिता से मदद भी मांगती है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है क्योंकि संप्रदाय का लीडर इनके सामने कुछ नहीं होता है। इसलिए वो घुटने टेक देता है और अपनी बेटी के लिए उन सबसे माफी मांगता है और कहता है कि मेरी बेटी को चोट न पहुंचाए। ये देखकर तो याओ की बुरी हालत हो जाती है। वो सोचता है कि इस संप्रदाय के लीडर ने प्रिंस और प्रिंसेस को पहचान लिया है। मैंने तो प्रिंसेस के साथ ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जिसके बारे में मैं कह भी नहीं सकता हूँ। फिर आगे चल के मेरे साथ क्या क्या होगा। तभी सैंग संप्रदाय के लीडर की तरफ देखती है और कहती है कि आपसे तो मैं बाद में हिसाब करती हूँ, अभी तो आपकी बेटी की बारी है। फिर सैंग बिना मुंह दिखाए अपनी आंखों को चू से छीन लेती है, जिस वजह से चू को तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। लेकिन सैंग अपनी आंखें पाकर थोड़ी सी संतुष्ट हो जाती है, लेकिन वो इस समय काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो सबसे पहले युआंग को ही देखती है। उसकी डरावनी आंखें देखकर वो इतना ज्यादा डर जाता है कि भागने वाला होता है, लेकिन प्रिंस उसे रोक लेता है और अपनी मैजिक से हवा में उठाकर सीधा जमीन पे पटक देता है, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगते हैं। इसके बाद सैन उसके पास जाती है, उसे अपने पैरों से कुचलती है और कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। प्रिंस भी यहाँ पे होता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी बहन को जान से मारने की कोशिश की थी और इसके बच्चे को भी जान से मार दिया। अब आगे चल के ये तुम्हारे साथ क्या करेगी ये तो यही जानती है। ये तुम्हारे बॉडी को कुत्तों के हवाले कर देगी, उन्हें नोच नोच के खाने के लिए, या फिर तुम्हारे सोल को दर्दनाक आग में झुलसने के लिए छोड़ देगी। पता नहीं ये क्या क्या करेगी। ऐसी बातें सुनकर तो यांग बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और कहता है कि ये सारी चीजें गलतफहमी में हुई थी, लेकिन सैंग उसे माफी का एक मौका नहीं देती है। वो अपना तलवार निकालती है और सीधा युआन के सीने से आर पार कर देती है। इसके बाद वो उसके साथ बिताए गए हर एक पल के बारे में सोचती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, ये इसलिए था। थोड़ी देर वो सोचती है और फिर वो तलवार निकाल कर एक बार फिर से उसे तार तार कर देती है और कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मुझसे मिलने से पहले ही खत्म कर दिया, ये उसके लिए था। फिर से वो उसे तीसरी बार तलवार मारती है और कहती है कि तुमने मेरी आंखें छीनी, मुझे जिंदा दफनाया, ये उसके लिए था। मैं तुमसे तुम्हारे किए गए हर एक दर्द का बदला तुमसे जरूर लेकर रहूंगी। ये सुनकर युआन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे दूसरा चांस दे दो, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। आइंदा मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें कभी भी दर्द नहीं दूंगा। लेकिन इसकी बातें सुनने के बाद सैंग कहती है कि क्या मैं पागल हूँ जो दोबारा मैं तुम्हारे साथ आऊंगी? तुमसे तो अभी बहुत कुछ लेना बाकी है। ये सुनकर युआन कहता है कि तुम इन सारी चीजों के बारे में भूल जाओ, तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं मरने के बाद 9 हेवन में भी जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आध्यात्मिक जड़ है और वहाँ पे हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, इसलिए उसके बारे में सोचो। ये सुनकर सैन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आध्यात्मिक जड़ मैं अभी भी तुम्हारे पास रहने दूंगी? मैं वो सारी चीजें तुमसे छीन लूंगी जो चीजें मेरी वजह से तुम्हें मिली थी। मैं तुम्हारे हर एक पावर को सबसे पहले तुमसे छीनूंगी जो कि मेरी वजह से तुम्हें मिली थी। ये सुनकर सभी हैरान हो रहे होते हैं कि युआन के पास तो उसका कुछ भी नहीं था। इसके बाद सैंग गुस्से में उसके ऊपर वार करती है, जिस वजह से वो आसमान में चला जाता है। बिजलियां उसके ऊपर गिरती हैं और इस तरीके से वो उसकी आध्यात्मिक जड़ भी उससे छीन लेती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जिसके बलबूते तुम मेरे सामने खड़े हो पाओ या फिर तुम मुझसे मुकाबला भी कर पाओ। वैसे तुम मुझे अब बताओ किसकी लत ज्यादा खराब है? ये सुनकर वो रेंगते हुए उसके पास आता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं की थी। संप्रदाय के लीडर ने मुझसे ये सारी चीजें करने के लिए उकसाया था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें की थी। मैं तो तुमसे अभी भी बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। सुनकर सैंग कहती है कि जब हमारे बीच में इतना ज्यादा प्यार था तो तुमने दूसरे की बातें सुनकर मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की थी? जब तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा था तो तुम्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए था, उनकी किसी भी बातों को नहीं मानना चाहिए था। युआंग अभी भी माफी मांग रहा होता है और अपने पास से एक हेयर पिन निकालते हुए सैंग को दे देता है। सैंग जैसे उस हेयर पिन को देखती है उसे कुछ बातें याद आती हैं। उसे वो समय याद आता है जब युआन उसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने गाँव से शहर जाकर इस हेयर पिन को लाया था। उसमें उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसने सिर्फ हेयर पिन खरीदी थी और आने जाने के लिए उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया होता है क्योंकि उसे ये हेयर पिन खरीदनी थी। इसीलिए वो भाग के शहर गया होता है
और भागते हुए वापस भी आया होता है। लेकिन सैंग के दिल में अब उसके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं होता है। वो सारी बातें याद करने के बावजूद भी वो इस हेयर पिन को तोड़ देती है और कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। तभी संप्रदाय के लीडर भी उठ खड़े हो जाते हैं और युवान के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि सच में ये बहुत ही ज्यादा झूठा है, जो काम हमने नहीं किया है उसका भी इल्जाम ये हमारे ऊपर लगा रहा है। हम तो इसके साथ इतने ज्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी इसने हमारे बारे में एक भी बार नहीं सोचा। ये सुनकर प्रिंस सामने आते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम दोनों को ही एक मौका देता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा दोषी कौन है। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे की गलतियों को बताओ, मैं देखूंगा कि किसकी गलती ज्यादा और बड़ी है, मैं उसे ही सजा दूंगा और दूसरी पार्टी को मैं छोड़ दूंगा। ये सुनते ही संप्रदाय के लीडर और युवान इस बात पे ज्यादा चर्चा न करते हुए एक दूसरे की गलतियां एक दूसरे के सामने लाने लगते हैं और दोनों का ही पोल एक एक करके खुलने लगता है। लेकिन संप्रदाय के लीडर के साथ सारे स्टूडेंट होते हैं, इसलिए वो सभी मिलकर युवान को ज्यादा दोषी ठहराते हैं और उसे ही पहले सजा देने के लिए कहते हैं। इनकी बातें सुनकर सैन कहती है कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा वो दोषी है, तो आप लोग कौन हो? और संप्रदाय के लीडर, आप अपने बारे में क्या बताना चाहोगे? आपकी मदद तो मैंने उस वक्त की थी जब आपको बहुत ही ज्यादा मदद था, लेकिन आज तो आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बताइए आपकी गलती कितनी बड़ी है? मैं यहाँ मौजूद हर एक लोगों से हर एक चीज का बदला लेकर ही जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो संप्रदाय के सेट को जादुई तरीके से तोड़ देती है और कहती है कि आज के बाद से यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा किसी भी चीज को सीखने के लिए। कोई भी यहाँ पे आया तो मैं उसे सबसे पहले खत्म करूंगा और ये मेरा आदेश है। ये सुनने के बाद तो संप्रदाय के लीडर काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तक आने में मेरी मेहनत लगी है, ना कि आपकी मेहनत, इसीलिए आपको कोई भी हक नहीं बनता है मेरे स्टूडेंट को यहाँ से ऐसे भगाने की या फिर यहाँ पे कोई भी दखल अंदाजी देने की। ऐसा कहते हुए वो सैंग को खत्म करने के लिए अचानक से हमला करते हैं, लेकिन प्रिंस यहाँ पे होता है, वो उनके अचानक हमले को भी आसानी से खत्म कर देता है। इसके बाद वो उनके जादुई तलवार के साथ और भी बाकी जादुई चीजें होती हैं उन सबको नष्ट कर देता है, जिस वजह से संप्रदाय के लीडर कमजोर पड़ जाते हैं। वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहे होते हैं और साथ ही वो अपने मैजिक होने की वजह से पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी बेटी पे भी हाथ उठाने लगते हैं। ये देखकर प्रिंस अपने गार्ड को आगे भेजता है और दोनों को वहाँ से लेकर चले जाने के लिए कह देता है। अब बारी आती है युवान की, जो कि सैंग को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम तो गॉड हो, तुम क्या मुझे माफ नहीं कर सकती हो? सैंग कहती है कि मैं तुम्हें एक बार के लिए छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मेरी बच्ची की जान ली है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस पर हमला करती है, लेकिन युवांग उसे अपनी बातों से रोक देता है। वो कहता है कि एक तरीका है, अगर तुम मेरी बातें सुनती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। इसके लिए माता पिता के ब्लड की जरूरत होती है और बस बच्चे की आत्मा की जरूरत होती है। सबको मिलाना होता है और उसके बाद तुम अपने बच्चे को पुनर्जीवित कर सकती हो, जिसके लिए हम दोनों तो पहले से यहाँ पे हैं ही, और तुम अपने बच्चे की आत्मा को अपनी शक्तियों से आसानी से वापस ला सकती हो। क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी, जाने दोगी? तुम जैसे चाहे वैसा मेरा यूज कर सकती हो, बस तुम मुझे जान से मारना नहीं। ये सुनने के बाद भी सैंग का डिसीजन नहीं बदलता है। वो कहती है कि जो लोग मर गए हैं मैं उन्हें शांति से मरने देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करूँ, इसलिए तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, मैं तो तुम्हें सजा देकर ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए वो उसके ऊपर मैसी करती है और उसे दूर किसी जंगल में फेंक देती है। इसके बाद वो संप्रदाय के सभी स्टूडेंट को वार्न करती है और कहती है कि यहाँ पे तुम सभी को बहुत गलत गलत चीजें सिखाई गई हैं, इसीलिए तुम सभी को अपनी शिक्षाओं को फिर से स्टार्ट करना होगा, नहीं तो तुम सब यहाँ से जाकर इंसानी दुनिया में अपनी शांति वाली जिंदगी भी जी सकते हो। और तभी प्रिंस भी मैजिक करते हुए सभी की शक्तियों को उनसे छीन लेता है, जिस वजह से वो सभी कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी बहन से एक बार पूछता है कि क्या तुम सच में अपने बच्चे को इस दुनिया में वापस लाना चाहती हो? ये सुनकर वो कहती है कि नहीं, जो चला गया मैं उसे जाने देना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों वापस नौ स्वर्ग में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम युवांग को देखते हैं, जो कि काफी जख्मी हालत में होता है और जंगल में अकेला होता है। तभी यहाँ पे एक मास्क वाला पर्सन आ जाता है, जो कि शैतान कबीला का नेता होता है। वो उसे कहता है कि तुम जो भी चाहे वो मुझसे करा सकते हो, बदले में मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे सेवक बनकर। ये सुनकर वो कहता है कि बस मेरी एक ही इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं सैन को पूरी तरीके से खत्म कर दूं। अगले सीन में हम सैन को 9 हेवन में देखते हैं, जहाँ पे वो अपना प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन बार बार उसकी प्रैक्टिस किसी रीजन की वजह से टूट जा रही होती है और उसे भी पता नहीं चल रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर वो अच्छी तरीके से क्यों नहीं ध्यान लगा पा रही है। तभी उसका भाई उसके पास आता है। वो उसे बताता है कि शैतान कबीले का लीडर नश्वर संसार गया हुआ है और मुझे डर है कि वो कहीं युवांग से न मिल जाए, क्योंकि उसकी दुश्मनी तो वैसे ही हमारे लोगों के साथ है, इस तरीके से वो तुम्हें परेशान कर सकता है। ये सुनकर वो कहती है कि भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन भाई उसे देख पा रहा होता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने पास से एक जादुई कमल निकालता है और इसे दे देता है। वो कहता है कि तुम इसे ले लो, सही समय पे इसका यूज करना, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा और अपने प्रॉब्लम से तुम्हें खुद ही बाहर आना होगा, क्योंकि मैं इन सब में तुम्हारी मदद और नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा सफर है और हर किसी को अपना सफर खुद से ही खत्म करना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो पृथ्वी लोक पे आती है, जहाँ पे वो वापस से अपने पुराने घर में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि जब यहाँ पे कोई भी नहीं है तब उसके जादुई कमल ने उसे यहाँ पे क्यों लाया। तभी वो युवांग को सही सलामत देखती है, जो कि वो सिखाने के लिए पूछ रहा होता है। वो उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें दूर दराज के जंगल में फेंक दिया था। इसका
इतना अच्छा बिहेवियर देखकर तो सैंग को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन चारों तरफ से काले धुएं से वो चारों तरफ से घिर जाती है। फिर जैसे वो पीछे देखती है, वो देखती है कि युआंग ने अचानक से उस पर हमला कर दिया, लेकिन सैन उसके हमले से बच जाती है। और फिर वो उससे पूछती है कि बताओ तुम करना क्या चाहते हो। ये सुनकर वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने कुछ चीजें हासिल की है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो मैसी करता है और उसके हाथ में एक बच्चा आ जाता है। सैन कहती है कि बच्चा कैसा है। ये सुनकर युआंग कहता है कि क्या तुम अपने ही बच्चे को पहचान नहीं सकती हो, अपनी मैसी का यूज करो और इसे पहचान लो। ये सुनकर सैन एक बार ट्राई करती है और उसे पता चलता है कि ये तो उसी का बच्चा है। सैन कहती है कि तुमने ये सारी चीजें कैसे कर दी। ये सुनकर वो कहता है कि जब तुम्हें अपने बच्चे की तलाश नहीं थी, जब तुम्हें अपने बच्चे के साथ नहीं रहना था, तो मैंने अपने बच्चे को अपने पास बुला लिया। वैसे अब मैं इसके साथ रहूंगा और तुम्हें मेरे बच्चे को लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। लेकिन सैन उससे अपने बच्चे को मांगती है। तब युआंग उससे कहता है कि अगर बच्चा चाहिए तो मेरे सामने झुको और अपने आप को चोट पहुँचाओ। ये सुनकर सैन बिना एक सेकंड गवाए अपने आप को बहुत ही ज्यादा चोट पहुँचाती है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसे देखकर युआंग तो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। लेकिन चोट लगने के बावजूद भी वो बच्चे को उससे देता नहीं है। वो अचानक से तलवार निकालता है और उसे मार देता है। जब वो देखता है कि सैंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तब वो उस दानव को आवाज देता है। यहाँ पे वो दानव भी आ जाता है और फिर ये दोनों मिलकर साथ में इसे खत्म करने का फैसला करते हैं। लेकिन उससे ही पहले सैन अपनी तलवार को अपने पास खींच लेती है और युआंग के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर दानव उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सैन कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सैन के हाथ में जो बच्चा होता है वो गायब हो जाता है और उसके हाथ में एक पत्थर आ जाता है। इसके बाद सैन उन सबसे कहती है कि तुम सब इतने ज्यादा बेवकूफ हो, मैंने तो अपने बच्चे को पहले ही बदल दिया था और अब वो मेरे पास है। ऐसा कहते हुए वो अपने सभी जख्मों को भी ठीक कर देती है। इसके बाद दोनों में लड़ाई होता है, लेकिन सैंग दानव के सामने कमजोर पड़ जाती है और दानव उसे एक बार में भी हरा देता है। ये देखकर सैंग फिर से दोबारा कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो शैतान को मारने वाली होती है, अचानक से उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और वो दूसरी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो कैद हो जाती है। हालांकि दानव यहाँ पे भी होता है, वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ तो वो और भी ज्यादा नाकाम होने लगती है क्योंकि उसके गुस्से उसके शक्तियों पे हावी हो रहे होते हैं। इसीलिए वो तुरंत अपने प्रैक्टिस को ऑन कर देती है और वहाँ पे बैठकर ध्यान लगाने लगती है। उसके ध्यान को भंग करने की डीमन बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम होता है। इसलिए जैसे ही सैन का ध्यान भटकता है, वो उसका गला पकड़ लेता है और उस पोर्टल से बाहर निकाल देता है और फिर धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को सोखने लगता है और थोड़ी देर के अंदर वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये देखकर युआंग काफी खुश होता है और उसके बाद वो उसका शिष्य बनने का फैसला करता है। दोनों काफी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से डीमन की बॉडी से काला धुआं निकलने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या हो रहा है और तभी आसमान से वो सैन को आते हुए देखते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब सैन अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, उसका बार बार ध्यान टूट रहा था, तब उसके बच्चे ने उसकी एक तरीके से मदद की थी। जब वो अपने बच्चे को देखती है तब वो अपने ध्यान लगाने में काफी ज्यादा ठीक हो जाती है और थोड़ी देर के अंदर वो काफी अच्छा ध्यान भी लगा लेती है और उसके जाल से भी बाहर आ जाती है और डीमन के जाल को भी तोड़ देती है। और सैन ये सारी चीज इतनी आसानी से इसलिए कर पा रही होती है क्योंकि उसके पास वो जादुई कमल होता है जिसे उसे प्रिंस ने दिया था। इसके मदद करते हुए उस डीमन को भी वो आसानी से खत्म कर देती है और फिर वो युआंग को भी सेम उसी फ्लावर के अंदर कैद कर देती है। और जैसे वो ऐसा करती है तब यहाँ पे प्रिंस भी आ जाता है, जिससे वो सारी बातें बता भी देती है। ये सुनकर प्रिंस कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। दोनों भाई बहन काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी सामने से एक बहुत ही बड़ा सा एक आकृति जैसी शक्ति आती है जो कि सैन को बताती है कि जिस परीक्षा के लिए आपको नश्वर संसार भेजा गया था, आपने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया है। एक नई शक्ति के साथ नया पद और नया पहचान भी दिया जाएगा। दोनों ये सुनकर काफी खुश होते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।